हाय एवरीवन, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे मेन ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। तो पहला ड्रामाटिस्ट कौन थे? जॉन जॉन लिली। और दूसरे ड्रामाटिस्ट हैं जॉर्ज पील। तो आइए पढ़ते हैं जॉर्ज पील के बारे में। George Peele was born in London in 1558. His father, James Peele, was a clerk and teacher of bookkeeping, writing, and arithmetic who wrote textbook accountancy. तो जॉर्ज पील जन्म लिए लंदन में 1558 ईस्वी में। उनके पिता एक क्लर्क थे और वो बुक्स भी लिखते थे अकाउंटेंसी पे, है ना। In 1565, Peel became a free scholar of Christ Hospital, of which his father was a clerk. तो 1565 में पील जो है वो एक स्कॉलर बन गए क्राइस्ट हॉस्पिटल के, जहाँ उसके पिता एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। क्राइस्ट हॉस्पिटल वाज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन वेयर पील वाज टॉट राइटिंग एंड अरिथमेटिक। क्राइस्ट हॉस्पिटल जो था वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, मतलब चैरिटी से चलता था। एडमिनिस्ट्रेड बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसे चलाता कौन था? जिसमें चैरिटी कौन देता था? लंदन का कॉर्पोरेशन देता था, कोई कॉर्पोरेट देता था। वेयर पील वाज टॉट राइटिंग एंड अरिथमेटिक, और यहाँ पे पील को क्या सिखाया जाता था? लिखने के लिए और अरिथमेटिक करने के लिए, मतलब मैथमेटिक्स टाइप का होता है अरिथमेटिक, वो सिखाया जाता था। इन 1571 पील वेंट टू ऑक्सफोर्ड। 1571 ईस्वी में पील कहाँ गए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। ही वॉज ए स्टूडेंट फर्स्ट एट ब्रॉडगेट्स हॉल। वो पहले एक स्टूडेंट थे ब्रॉडगेट्स हॉल में, अब उसको पेम्ब्रोक कॉलेज बोला जाता है। लेटर एट क्राइस्ट चर्च वेयर ही ग्रेजुएटेड इन 1577 एंड कंप्लीटेड एमए इन 1579। तो वो एक स्टूडेंट थे पहले, अब कहाँ? ब्रॉडगेट्स हॉल में, जो कि अब पेम्ब्रोक कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बाद में वो क्राइस्ट चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिए। कब? 1577 में। और एमए कब किए? 1579 में। उनका लिटरेरी वर्क देखते हैं। इन 1585 ही वॉज एम्प्लॉयड टू राइट द डिवाइस ऑफ पेजेंट बॉर्न बिफोर Woolston, Dixie, and in 1591 he devised a pageant honor of another Lord Mayor, Sir William Beebe। 1585 में उनको एम्प्लॉय किया गया, मतलब उनको रखा गया ताकि वो लिख सकें द डिवाइस ऑफ पेजेंट बॉर्न, मतलब एक बुक है डिवाइस ऑफ पेजेंट बॉर्न, वो लिख सके बिफोर वुल्स्टन डिक्सी के लिए कोई होंगे राजा वाजा। एंड इन 1591 और 1591 ही डिवाइस द पेजेंट ऑनर ऑफ अनदर लॉर्ड मेयर। उन्हें डिवाइस किया गया पेजेंट ऑनर के साथ ऑफ अनदर लॉर्ड, दूसरे मेयर के लिए। सर विलियम बेब, उन मेयर का क्या नाम था? सर विलियम बेब था। पील द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस वॉज ए कॉर्टली मैथोलॉजिकल पैस्टोरल प्ले। पील का जो अरेंजमेंट ऑफ पेरिस था वो मिथोलॉजिकल पेस्टोरल प्ले था, विच पे ट्रिब्यूट टू क्वीन एलिजाबेथ, जिसने ट्रिब्यूट, मतलब अरेंजमेंट ऑफ पेरिस वॉज ए ट्रिब्यूट टू एलिजाबेथ। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो था एक बुक है, एक राइटिंग है इनकी, जो ट्रिब्यूट देता है एलिजाबेथ को, रानी एलिजाबेथ को। His The Battle of Alcazar was a सेमी हिस्टोरिकल प्ले। द बैटल ऑफ अल्काजार भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, एक सेमी हिस्टोरिकल प्ले। While the Old Wives' Tale was a romantic satire on the current dramatic taste, जबकि ओल्ड वाइफ्स टेल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और ये एक रोमांटिक सटायर है ऑन द ड्रामेटिस्ट के टेस्ट के बारे में, है ना। चलिए, जॉर्ज पील ख़त्म हो गया। जॉर्ज पील का मेजर वर्क्स देख लेते हैं, ठीक है। मेजर वर्क कौन कौन है? द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द ओल्ड वाइफ्स टेल, द बैटल ऑफ अल्काजार, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशिबा। ठीक है, ये याद कर लेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्काजार, द ओल्ड वाइफ्स टेल, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन, तीसरे ड्रामेटिस्ट कौन है? रॉबर्ट ग्रीन है।
English dramatist Robert Greene is considered to be the founder of romantic comedy. तो रोमांटिक और रोमांस और कॉमेडी का मिक्सचर को क्या कहा जाता है? रोमांटिक कॉमेडी। इसका फाउंडर कौन है? रॉबर्ट ग्रीन है। ग्रीन वॉज बॉर्न इन नॉर्विच 1558। ग्रीन कहाँ पैदा लिए? नॉर्विच में 1558 ईस्वी में। ही स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज। वो कहाँ पढ़े? सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े 1575 में, और ग्रेजुएट करके 1578 में, यानी 3 साल की पढ़ाई की वो। लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स। ग्रीन लिटरेरी कैरियर बिगेन विद द रोमांटिक मैमिलिया इन 1583। तो सबसे पहला कौन सा राइटिंग था इनका? रोमांस मैमिलिया। मैमिलिया याद रखिएगा। हिज ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बनगे फ्रायर बेकन ए प्ले रिटन इन 1591। तो फ्रायर बनगे और फ्रायर बेकन, इनका 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जो कि 1591 में लिखा गया और पब्लिश किया गया 1594 में। इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडीज। दिस प्ले डील विथ बेकन्स प्रूफ ऑफ हिज मैजिकल पावर बिफोर किंग हेनरी 3। तो ये फ्रायर बेकन जो है, दिस प्ले फ्रायर बेकन किसकी कहानी है? बेकन की कहानी है, जिसके पास एक मैजिकल पावर था, है ना। His short romances written in the manner of Lilly's Euphrates include Podansto, The Triumph of Wit, from which Shakespeare drew the plot of A Winter's Tale। तो विंटर्स टेल जो लिखा हुआ है वो इन्हीं के 2 कहानियों, एक कहानी पे बेस्ड है, द ट्रियम्फ ऑफ विट पे, ठीक है। और लिली का यूफियस जो है उन्हीं से इन्होंने लिया है पेंडोस्टो को। किसको? पेंडोस्टो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूफेस पे बेस्ड है पेंडोस्टो, और ट्रियम्फ ऑफ विट पे बेस्ड है, द ट्रियम्फ ऑफ विट पे बेस्ड है विंटर्स टेल। यूफस पे बेस्ड है पेंडोस्टो और ट्रियम्फ ऑफ विट पे बेस्ड है विंटर्स टेल, याद रखिएगा। ग्रीन ऑल्सो रोट पैम्फलेट्स रिलेटेड टू अर्बन लो लाइफ सच एज ए नोटेबल डिस्कवरी ऑफ कूसनेज। ग्रीन ने और भी पैम्फलेट्स लिखे जो कि शहरी जिंदगी के बारे में, सच एज नोटेबल डिस्कवरी ऑफ कूसनेज। उस कहानी का क्या नाम है? उस पैम्फलेट का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ कूसनेज। He also wrote a autobiography pamphlet, a great worthy of wit bought with a million of repentance। ग्रीन का डेथ हो गया 1592 में इन द हाउस ऑफ ए पुअर शूमेकर, एक गरीब जूता बनाने वाले के घर में। मेजर वर्क्स है, सबसे पहला वर्क है इसका मैमिलिया, है ना। दूसरा है यूफियस, हिज सेंटर टू फिलोटस, पोडोस्टो द ट्रियम्फ ऑफ विट, यूफियस पोडोस्टो द ट्रियम्फ ऑफ विट एक ही कहानी है, ठीक है। तो पहला है मैमिलिया, यूफियस, हिज सेंटरी टू पिलाटस, पोडोस्टो द ट्रियम्फ ऑफ विट, द हिस्ट्री ऑफ ओरलैंडो फ्यूरियोसो, द लुकिंग ग्लास ऑफ लंडन एंड इंग्लैंड विथ थॉमस, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स एंड फोर्थ, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस किंग ऑफ एरागन, द ग्रेट वर्थ ऑफ विट ब्राउट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, फिलोमेला, ए क्विप ऑफ एन अपस्टार्ट करियर, ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बन गए, ठीक है। तो इतना इनका वर्क है, याद रखिएगा। नहीं भी याद रखिएगा तो इम्पोर्टेंट है। यूफस ही सेंटर टू फिलोटस, पोडांस्टो द ट्रियम्फ ऑफ विट, और बस। चौथे हैं थॉमस लॉज। थॉमस लॉज कौन थे? यूनिवर्सिटी विट्स राइटर थे। सभी यूनिवर्सिटी विट्स राइटर ही हैं, जैसे रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, जॉन लिली, थॉमस लॉज, है ना। तो थॉमस लॉज के बारे में पढ़ते हैं। थॉमस लॉज वाज प्रोबेबली बॉर्न इन लंदन इन 1557। थॉमस लॉज जो थे वो कब जन्म लिए? लंदन में, फिर 1557 ईस्वी में। हिज फादर सर थॉमस लॉज सर्व्ड एज लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन फॉर द 1562 to 63 term, and his mother Lady Annie Lodge
was the stepdaughter of William Langston, who had been Lord Mayor of London in 1554 to 1545. तो सर थॉमस लॉज जो थे उनके फादर वो मेयर ऑफ लंदन बने 1562 से 63 ईस्वी में, और इनकी माँ जो थी वो स्टेप डॉटर थी, यानी सौतेली बेटी थी किसकी, विलियम लैक्सटन की, जो कि मेयर थे कहाँ के, लंदन के 1544 से 1 साल के लिए 45 तक। However, their high social position soon weakened as a result of his father bankruptcy. लेकिन बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी अमीरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रही और वीकेंड हो गई, कमज़ोर हो गई उनके फादर के गरीबी के बाद। लॉज मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आफ्टर द ईयर 1573। लॉज ने पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना कदम रखा 1573 ईस्वी में, और फिर वो मिस्टर एडवर्ड हॉबी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज के was afterwards a scholar under the learned Mr. Edward Hobby of Trinity College, और बाद में वो एक स्कॉलर बन गए, मतलब टीचर बन गए, और किसके अंदर काम करने लगा, मिस्टर एडवर्ड हॉबी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर। इन 1578 ही ज्वाइंड लिंकॉन इन लंदन फॉर ए स्टडी ऑफ लॉ। 1578 में उन्होंने लिंकॉन इन जाके लॉ की पढ़ाई की। हाउएवर ही लेफ्ट इट मिडवे, लेकिन उन्होंने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, अपने परिवार के अगेंस्ट चले गए और लिटरेचर चुन लिया। लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स ऑफ थॉमस लॉज देखते हैं हम। He first came to attention in literary circles of his defense of plays in 1580। उनका पहला कौन सा कहानी था, डिफेंस ऑफ प्लेज। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस पम्फलेट वाज रिटन इन रिप्लाई टू स्टीफन गसन्स अटैक ऑन स्टेज प्ले। और ये पैम्फलेट डिफेंस ऑफ प्ले जो था वो रिटन इन रिप्लाई टू, ये लिखा गया था इस स्टीफन गॉसन के स्टेज प्लेज के अटैक पे, एक जवाब था। तो स्टीफन गॉसन ने स्टेज प्ले पे बहुत बुरी बुरी बातें लिखी, और उसी के जवाब देने के लिए थॉमस लॉज ने ये पैम्फलेट लिखा था। कौन सा पैम्फलेट, डिफेंस ऑफ प्लेज। लॉज बेस्ट नोन प्ले इन हिज प्रोज रोमांस रोजालिंड which provide the plot of Shakespeare as you like it। तो रोजालिंड जो लिखा है थॉमस लॉज ने, उसी पे डिपेंड है कौन सा, रोज एज यू लाइक इट शेक्सपियर का। हिज अदर प्लेज इंक्लूड एन अलार्म अगेंस्ट यूसरर्स, सोशियालिस्ट मेटामॉर्फिस, द वुंड ऑफ सिविल वार एंड मार्गराइट ऑफ अमेरिका। तो ये सब उनके काम है, जैसे अलार्म अगेंस्ट यूसरर्स, साइलेस मेटामॉर्फोसिस, द वुंड ऑफ सिविल वार एंड मार्गराइट ऑफ अमेरिका, ये सब लिखा है उन्होंने, लॉज ने। लॉज ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ रॉबर्ट ग्रीन ऑन द प्ले। लॉज जो है वो रॉबर्ट ग्रीन के साथ भी बहुत सारा कहानियाँ लिखी हैं। ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, तो ये लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है। While Lodge gained some success for his literary endeavor, he gradually became convinced about his lack of monetary potential। लॉज ने कुछ सफलता हासिल की अपने लिखावट में, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि वो बहुत लैक ऑफ मॉनेटरी पोटेंशियल, कि उनमें कुछ कमी भी थी। टू एस्केप पॉवर्टी ही टुक सेवरल लॉन्ग सी वॉयाजेस, गरीबी हटाने के लिए उन्होंने बहुत सी समुद्री यात्राएं की। ऑल्सो वर्क ऑन मेडिसिन टू मेक हिज लिविंग, और उन्होंने दवाइयों पे भी काम किया, मेडिसिन पे भी काम किया अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। इन 1577 ही बिकेम ए कैथोलिक एंड ही ग्रेजुएटेड इन मेडिसिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एविग्नॉन इन 1598। वो एक रोमन कैथोलिक बन गए और ग्रेजुएट किए मेडिसिन में यूनिवर्सिटी ऑफ एविग्नॉन से। ही रिसीव्ड अनदर एमडी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1602। अब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमडी की भी डिग्री लिए। देर आफ्टर प्रैक्टिस मेडिसिन इन लंदन एंड ब्रुसेल्स, तो उसके बाद उन्होंने लंदन में डॉक्टरी किया,
डॉक्टर का काम किया, प्रैक्टिस किया, डॉक्टर का प्रैक्टिस किया और फिर ब्रुसेल में भी डॉक्टरी का प्रैक्टिस किया। लॉज मर गए 1626 में। मेजर काम इनका कौन कौन सा है? एन अलार्मस अगेंस्ट यूसरर्स, सेसियालिस मेटामॉर्फोसिस, रोजालैंड, यूफस गोल्डन लेसी, द wound of civil war, a looking glass for London and England, Marguerite of America, the treatise of plague। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे थॉमस लॉज का। रॉबर्ट ग्रीन का काम है यूफियस पेंडोस्टो, द लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, द हिस्ट्री ऑफ ऑर्लैंडो। ये सब किनका है? रॉबर्ट ग्रीन का। ठीक है। जॉर्ज पील का कौन कौन सा है? द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्काजार, द ओल्ड वाइफ्स टेल। याद रखिएगा। मेजर वर्क सबका याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नैश, थॉमस नैश। आइए देखते हैं थॉमस नैश के बारे में। Thomas Nash was born in November in 1567 at Lowestoft, a fishing port in East England। ठीक है, तो थॉमस नैश कहाँ जन्म लिए? नैश कहाँ जन्म लिए? 1567 में नवंबर में के महीने में लोएस्टॉफ्ट, ए फिशिंग पोर्ट इन ईस्टर्न इंग्लैंड में। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ ए क्लर्जी मैन कॉल विलियम नैश। वो विलियम नैश के तीसरे बेटे थे। हिज फादर लेटर बिकम ए मिनिस्टर। उनके पापा बाद में एक मिनिस्टर बन गए। नैश स्टडीज एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज एंड गेन हिज बैचलर डिग्री इन 1586। ये भी यूनिवर्सिटी बिट्स के ही राइटर थे क्योंकि इन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की। आफ्टर हिज फादर्स डेथ नैश कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन एंड लेफ्ट कैम्ब्रिज फॉर लंदन। तो अपने पिता के मौत के बाद नैश जो है वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके और कैम्ब्रिज को छोड़ के लंदन चले गए। देयर ही इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन द मार्टिन मारप्रिलेट कंट्रोवर्सी। और वहाँ वो मार्टिन मारप्रिलेट कंट्रोवर्सी में फंस गए। ये रिलीजियस एंड लिटरेरी आर्गूमेंट भी अरोज एज ए रिजल्ट ऑफ आर्कीबाइशप विटगिफ्ट्स स्ट्रिक्ट सेंसरशिप पॉलिसीज। तो मारप्रिलेट कंट्रोवर्सी क्या था? एक रिलीजियस और लिटरेरी आर्गूमेंट था, मतलब एक धार्मिक और लिटरेरी आर्गूमेंट था जो कि उभरा था आर्कीबाइशप विटगिफ्ट के स्ट्रिक्ट सेंसरशिप पॉलिसीज के कारण। आर्कीबाइशप कोई इंसान होगा विटगिफ्ट, आर्कीबाइशप विटगिफ्ट के स्ट्रिक्ट मत बहुत कड़े पॉलिसीज के कारण ये आर्गूमेंट उठा था, रिलीजियस और लिटरेरी आर्गूमेंट। लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स, आइए देखते हैं। मार्टिन मारप्लेट वाज pseudonym under which appeared several Puritans। मार्टिन मारप्लेट एक स्यूडोनिम यानी नकली नाम था जो कि बहुत सारे प्यूरिटन्स को दिया गया था। पैम्पलेट सैटिराइजिंग द ऑथोरिटेरियनिज्म ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड अंडर आर्कीबाइशप जॉन विटगिफ्ट। ठीक है, तो Martin Marplate was the pseudonym under which appeared several Puritan pamphlets। मार्टिन मारप्लेट एक नकली नाम था। मार्टिन मारप्लेट याद रखिएगा, जिसके अंदर बहुत सारे पैम्पलेट लिखे गए थे जिसमें सैटिराइज मजाक उड़ाया गया था इंग्लैंड के चर्च का। ठीक है, और विटगिफ्ट का भी मजाक उड़ाया गया था। नेस इज बिलीव टू हैव रिटन सेवरल सैटिराइटिक पैम्पलेट ऑफ विच एन एलिमेंट ऑफ फॉर अ पैरट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हिम विद कन्विक्शन। बहुत सारे सैटिराइजिकल मजाक उड़ाने वाले पैम्पलेट लिखे थॉमस नैश ने, लेकिन उसमें सबसे फेमस कौन हुआ? एन एलिमेंट फॉर अ पैरट, एक तोते के लिए बादाम, है ना। नैश मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इज हिज पिकरेस्क टेल द फॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। तो नैश का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क दो को है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द वाइल्ड ओवरसीज ओवर एडवेंचर ऑफ ए यंगस्टर कॉल्ड जैक विल्टन। और ये कहानी द लाइफ ऑफ जैक विल्टन जो है वो किसकी है? जैक विल्टन के की कहानी है, जिसमें वो समुद्री यात्रा करता है।
This work is considered to be the precursor of picaresque novel and is also sometimes known as the first English historical novel. तो इस द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या द लाइफ ऑफ जैक विल्टन को पिकरेस्क नॉवेल है ये एक, और इसे हिस्टोरिकल नॉवेल, पहला हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाता है। हिज अदर वर्क्स आर पीस पेनिलेस, हिज एप्लीकेशन टू द डेरिल, द टेरर ऑफ नाइट, द समर्स लॉस्ट विल एंड टेस्टामेंट आर हिज अदर वर्क्स। तो ये सारे जो हैं वो उनके दूसरे काम हैं। नैश वाज इन्वॉल्व्ड इन ए बिटर पैम्फलेट वार विद गैब्रियल हार्वर। तो वो पैम्फलेट वार में भी इन्वॉल्व हुए जो गैब्रियल हार्वर के साथ था। whom he also abuses in पियर्स पेनिलियस। तो वो गैब्रियल हार्वर को अब्यूज भी कर चुके हैं। किसमें? पियर्स पेनिलियस में। ये किताब पैम्फलेट है। हार्वे फर्दर अटैक नैश पियर्स पेनिलियस इन पियर्स सुपर रेगोरेशन। लेकिन हार्वर्ड ने भी थॉमस नैश को नहीं छोड़ा और उन्होंने भी अटैक कर दिया थॉमस नैश पे अपने एक किताब में पियर्स सुपररोगेशन में, विच नैश इन टर्न काउंटेड विथ हैव विथ यू टू सैफरन वॉल्डन। जो कि नैश ने फिर उसका जवाब दिया इन सैफरन वॉल्डन, मतलब सैफरन वॉल्डन नाम की एक किताब में। दिस वॉर कंट्रोवर्सी फाइनली एंडेड इन जून 1599। लेकिन ये लड़ाई लास्ट में ख़त्म हो गई जून 1599 में। कब? जब आर्किस विटगिफ्ट एंड बिशप बैनक्रॉफ्ट ने डिक्रीडेड दैट ऑल नैश बुक एंड डॉक्टर हार्वेज बुक बी टेकन अवे wheresoever they may be found and that none of their books ever printed thereafter। तो ये लड़ाई लास्ट में ख़त्म हो गई जब नैश का किताब और हार्वे का किताब ले लिया गया, हर जगह से हटा दिया गया और बोला गया कि कभी भी इस किताब को प्रिंट नहीं किया जाएगा। नैश जो है वो मर गए 34 साल में 1601 ईस्वी में। द एनाटमी ऑफ एब्सर्डिटी इन्हीं का लिखा हुआ है। प्रीफेस ऑफ ग्रीन्स मेनफन इन्हीं का लिखा हुआ है। एनमेलॉर ऑफ पैरेट्स तो पढ़ चुके, पियर्स पेनिलेस पढ़ चुके, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट पढ़ चुके, क्राइस्ट ईयर ओवर जेरूसलम भी इन्हीं का लिखा हुआ है, टेनर्स ऑफ द नाइट इन्हीं का लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर पढ़ चुके, मेन विथ यू टू सैफरन वॉल्डन भी इन्हीं का लिखा हुआ है। 3 राइटर और बचे हुए हैं, आइए पढ़ लेते हैं। थॉमस किड। थॉमस किड वॉज बोर्न इन 1558। थॉमस किड का जन्म 1558 ईस्वी में लंदन में हुआ। वो मर्चेंट टेलर में पढ़े जो कि एक स्कूल है लंदन में। ये माना जाता है कि किड कभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए, लेकिन इनको यूनिवर्सिटी बिट्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे पढ़े, मर्चेंट टेलर नाम के स्कूल में पढ़े जो कि बहुत फेमस स्कूल था। He apparently followed soon after leaving school his father's business as a scrivener। तो उन्होंने अपने स्कूल ख़त्म करने के बाद अपने पिता के बिजनेस को फॉलो किया। लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स। किड probably began his career as a popular playwright about 1583। किड्स ने अपना कैरियर शुरू किया प्ले राइट के रूप में 1583 ईस्वी में। एंड प्रोड्यूस हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क द स्पेनिश ट्रेजिडी। और अपना सबसे प्रसिद्ध काम स्पेनिश ट्रेजिडी और हीरोनिमो इज मैड अगेन 1589 से 1592 के बीच में लिखा। इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रेजिडीज रिटन बाय रोमन प्ले राइट सेनेका। और ये बेस्ड था ट्रेजेडीज़ पे जो कि रोमन प्लेराइट सेनेका के बारे में रिटन लिखा गया था। हुज प्लेस फोकस ऑन मर्डर एंड रिवेंज। और इट वाज बेस्ड ऑन ट्रेजेडीज रिटन बाय रोमन प्लेराइट सेनेका। रोमन के एक प्लेराइट थे, उनकी कहानियों पे इनकी कहानी स्पेनिश ट्रेजेडी बेस्ड थी जो कि सिर्फ मर्डर और रिवेंज यानी मृत्यु और उसका रिवेंज लेने पे बेस्ड होता था। किड्स प्ले एस्टेब्लिश्ड ऑन एलिजाबेथन स्टेज द रिवेंज ट्रेजेडी।
किड का जो कहानियाँ थी उसको एलिजाबेथ के टाइम के स्टेज पे रिवेंज ट्रेजेडी के रूप में इंक्लूड किया गया शेक्सपियर के हैमलेट के साथ। अदर वर्क बाय किड आर हिज ट्रांसलेशन ऑफ टॉर्क्विटो। उनके द्वारा लिखा गया दूसरा काम है टॉर्क्विटो टाटास्पैडर डी फैमिलिया, पब्लिश्ड एज द हाउसहोल्डर्स फिलॉसफी एंड ट्रांसलेटर ऑफ रॉबर्ट गार्नियर्स कॉर्नेलिया। तो ये सब उनका काम है। 1590 में किड जो है उन्होंने लिखना बंद कर दिया स्टेज के लिए और एंटर द सर्विस ऑफ अननेम्ड लॉर्ड, और किन्हीं बड़े आदमी के सर्विस में जुट गए। किड वॉज प्रोबेबली द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ हिज नोबलमैन, और किड जो थे वो उस लॉर्ड के या उस आदमी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। किड्स लॉर्ड पैट्रोनाइज्ड ए कंपनी ऑफ प्लेयर्स फॉर विच क्रिस्टोफर मार्लो ऑल्सो मोस्ट लाइकली रोट। तो किड ने एक ग्रुप ऑफ प्लेयर पे भी बहुत कुछ लिखा। एक ग्रुप ऑफ कुछ लोग थे, उनका ग्रुप था, उनके बारे में लिखा, और उनके बारे में क्रिस्टोफर मार्लो ने भी लिखा है। दिस अबाउट किड एंड मार्लो इनटू क्लोज अक्वेंटेंस, और इसी कारण से थॉमस किड और क्रिस्टोफर मार्लो एक दोस्त बन गए। इन अर्ली किड वॉज अरेस्टेड बाय क्वींस प्राइवी काउंसिल। जल्द ही किड को क्वीन के प्राइवेसी काउंसिल ने अरेस्ट कर लिया फॉर प्रोफेशन ऑफ हेटेरिकल एंड ब्लास्फेमस पेपर्स। ठीक है, कुछ कारण से हिज पेपर were found suffered with some of Marlowe's who was imprisoned a week later। तो उनका कुछ कहानियाँ जो थी वो क्रिस्टोफर मार्लो पे बेस्ड थी, इसीलिए उन्हें और क्रिस्टोफर मार्लो को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। किड वॉज इम्प्रिजन्ड एंड इंटरोगेटेड थॉरली अबाउट द ऑरिजिन ऑफ हिज पेपर्स। तो किड को बहुत थॉरली पूछा गया कि उनका पेपर कहाँ से आया है, क्योंकि वो ब्लास्फेमस पेपर्स यूज करता था ना। इसीलिए उनको पकड़ लिया गया। किड कन्फेस्ड दैट ही हैड रिसीव्ड द पेपर फ्रॉम मार्लो, और किड ने ये माना कि उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो से वो पेपर मंगवाया था। द ही वाज लेटर रिलीज, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। हिज पैटर्न रिफ्यूज टू टेक हिम बैक इनटू सर्विस। उनके जो लॉर्ड थे, जिनके ये पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इन्हें फिर से काम पे रखने के लिए मना किया, और वो गरीबी से 1594 में मर गए। कौन? किड। क्रिस्टोफर मार्लो और फ्रांसिस बेकन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ शेक्सपियर कॉन्टेम्पररीज। क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो जब सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे शेक्सपियर के समय के राइटर्स में। क्रिस्टोफर मार्लो कैंटरबरी में जन्म लिए 26 फरवरी 1564 को। ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ एंड एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन मार्लो। वो दूसरे बच्चे थे और सबसे बड़े बेटे थे जॉन मार्लो के, कैंटरबरी शूमेकर। और जॉन मार्लो कौन थे? एक कैंटरबरी के जूता बनाने वाले थे। मार्लो रिसीव्ड ए स्कॉलरशिप फ्रॉम मैथ्यू पार्कर, Archbishop of Canterbury, to study music, religion, Latin and literature, entered King's School, Canterbury। तो मार्लो ने एक स्कॉलरशिप भी रिसीव किया मैथ्यू पार्कर से। मैथ्यू पार्कर कौन था? आर्किबिशप ऑफ कैंटरबरी था, ठीक है। और वो पढ़ाई में पैसा दिया मार्लो को पढ़ने के लिए, म्यूजिक, रिलीजन, लैटिन एंड लिटरेचर। कैंटरबरी later he joined Corpus Christi College, Cambridge from late 1580 until 1587। और फिर वो
कैम्ब्रिज के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज को ज्वाइन कर लिए 1580 से 87 तक। ड्यूरिंग हिज लेटर कैम्ब्रिज ईयर्स मार्लो ट्रांसलेटेड ओविड्स ओमोरस द लव्स एंड द फर्स्ट बुक ऑफ ल्यूकन फैरसेलिया फ्रॉम लैटिन। तो क्या हुआ कि क्रिस्टोफर मार्लो में ने कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ट्रांसलेट किया ओविड्स ओमोरस द लव एंड द फर्स्ट बुक ऑफ ल्यूकन्स फारसेलिया फ्रॉम लैटिन। तो लैटिन का एक बुक था ल्यूकन्स फारसालिया, उसे ट्रांसलेट किया किसने? क्रिस्टोफर मार्लो ने। लिटरेरी कैरियर एंड आफ्टर एजुकेशन मार्लो वेंट टू लंदन वेयर ही स्टार्टेड राइटिंग फॉर द स्टेज। अपनी पढ़ाई के बाद मार्लो लंदन गए जहां उन्होंने स्टेज के लिए लिखना शुरू किया। हिज फर्स्ट प्ले डिडो क्वीन ऑफ कैथेज वाज आल्सो रिटन व्हाइल ही वाज स्टिल ए स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज। उनका पहला कहानी डिडो क्वीन ऑफ कैथेज तभी लिखा गया था जब वो कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट थे, बट इट वाज नॉट पब्लिश अंटिल 1594। लेकिन ये पब्लिश नहीं किया गया 1594 तक। हिज सेकंड प्ले टम्बल्ड इन द ग्रेट अबाउट अ सिंथिकन शेफर्ड एंड हिज थर्स्ट ऑफ पावर वाज पब्लिश इन 1590। उनका दूसरा कहानी टम्बल्ड इन द ग्रेट एक शेफर्ड की कहानी है जो कि पावर का भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और ये पब्लिश हुआ 1590 में। मार्लोज फेमस माइटी लाइन्स फर्स्ट केम इनटू फोकस इन दिस प्ले। मार्लो का बहुत प्रसिद्ध माइटी लाइन्स इसी प्ले में आया। ऑल्सो एस्टेब्लिश ब्लैंक वर्स एज द स्टेपल मीडियम फॉर लेटर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिक राइटिंग। इन्होंने ही ब्लैंक वर्स का आविष्कार किया। His other famous plays are Dr. Faustus, about a scholar who is in conquest of infinite knowledge, and Papad sells his soul to the devil, and Jew of Malta, which is a dramatic presentation of Machiavellian man Barabbas। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है Jew of Malta, Machiavellian man Barabbas, है ना, के बारे में है। अपार्ट फ्रॉम हिज ड्रामेटिक वर्क मार्लो ऑल्सो सक्सीडेड इन नॉन ड्रामेटिक वर्ड्स। अपना ड्रामा के अलावा वो नॉन ड्रामेटिक वर्ड्स में भी बहुत कुछ लिखे हैं। हिज हीरो एंड लियांडी इज ए मिथोलॉजिकल पोएम कंसिस्टिंग 818 लाइन। तो एक पोएम लिखा है उन्होंने जिसका नाम है हीरो एंड लियांडी, जो कि 1818 लाइन का है। दिस अनफिनिश्ड पोएम वाज कंप्लीटेड आफ्टर हिज डेथ बाय जॉर्ज चैपमैन। और ये आधी लिखी पोएम जो है वो पूरी लिखी गई जॉर्ज चैपमैन के द्वारा उनके मरने के बाद। मार्लो डाइड ऑफ ए स्टैब वुंड इन ए पॉसिबल गवर्नमेंट सेफ हाउस इन डेफफोर्ड ऑन 30 मई 1593। मार्लो मर गए एक घाव से, वुंड से, जो कि उनको मारा गया था गवर्नमेंट सेफ हाउस डेफफोर्ड में 30 मई 1593 को। और वो उन्हें चर्चयार्ड ऑफ सेंट निकोलस में दफना दिया गया, डेफफोर्ड मेजर वर्क्स में, डेफफोर्ड में। उनका मेन काम है मेजर वर्क्स एट टम्बरलैंड, द मसाकर एट पेरिस, डिडो क्वीन ऑफ कैथेज, एडवर्ड टू, डॉक्टर फ्रॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, ट्रांसलेशन ऑफ बुक वन ऑफ द ल्यूकन्स फारसेलिया पोएट्री, ट्रांसलेशन ऑफ बुक ऑफ वन ऑफ लुकन्स फलासिया, ट्रांसलेशन ऑफ ओविड सेलियस। ये सारा इनका इम्पोर्टेंट काम है। लास्ट है फ्रांसिस बेकन, और ये यूनिवर्सिटी विट्स के नहीं है। फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन फ्रांसिस बेकन वाज बोर्न इन लंदन ऑन 22 जनवरी 1561। तो फिलोसोफर और स्टेट्समैन फ्रांसिस बेकन कहाँ जन्म लिए? लंदन में। हिज फादर सेंट निकोलस बेकन वाज द लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील अंडर क्वीन एलिजाबेथ। उनके पापा सेंट निकोलस बेकन जो थे वो लॉर्ड कीपर थे, मतलब लॉर्ड का देखभाल करते थे ऑफ द ग्रेट सील। किन के अंदर? क्वीन एलिजाबेथ वन के अंदर। हिज मदर एनी कुक बेकन वाज हिज फादर सेकेंड वाइफ। उनकी माँ जो थी वो उसके पापा की दूसरी पत्नी थी। डॉटर टू सर एंथनी कुक, ए ह्यूमनिस्ट हु वाज एडवर्ड विट फर्स्ट 6 ट्यूटर। ठीक है, तो और वो बेटी थी, उसकी माँ बेटी थी एंथनी कुक की, ह्यूमनिस्ट, मतलब एक ह्यूमनिस्ट थे हु वाज एडवर्ड 6 ट्यूटर, और वो एडवर्ड 6 को ट्यूशन भी देते थे।
Political and literary career. Bacon composed his first political memorandum, a letter of advice to Queen Elizabeth, which concerned him instant attention. इंस्टेंट अटेंशन। बेकन जो है उन्होंने पहला पॉलिटिकल मेमोरेंडम लिखा, लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ, जो कि बहुत बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब किया। बेकन्स पॉलिटिकल कैरियर फ्लरिश्ड अंडर द रेन ऑफ किंग जेम्स वन। बेकन का पॉलिटिकल कैरियर यानी कि पॉलिटिक्स में उनका कैरियर बहुत ऊपर गया, जेम्स वन के राजा थे तब। He was knighted in 1603 and further went on to receive a number of appointments. उन्हें नाइट बना दिया गया 1603 में, लेकिन बहुत सारे अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, लॉर्ड चांसलर और उनके पापा का ओल्ड पोजीशन, ये सारा अपॉइंटमेंट उनको दिया गया है ना। ये सब चीज़ में उनको अपॉइंट किया गया। लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील। ही ऑल्सो बिकेम ए मेंबर ऑफ प्राइवी काउंसिल, और वो प्राइवी काउंसिल के मेंबर भी बन गए। रिसीव टू टाइटल, बैरन बेरिलम एंड विस्काउंट सेंट एवंस, ये दोनों टाइटल उनको दिया गया। हिज पॉलिटिकल कैरियर केम टू बी अब्रप्ट एंड इन 1621, उनका पॉलिटिकल कैरियर जो था एक बैग ख़त्म हो गया 1621 में। Then he was impeached for taking bribes, जब ये माना गया कि वो घूस ले रहे थे। बेकन प्लीडेड गिल्टी एंड स्पेंड 4 days इन प्रिजन एट द टावर ऑफ लंदन। बेकन को गिल्टी माना गया और उन्हें 4 दिन के लिए जेल में रखा गया। कहाँ? टावर ऑफ लंदन में। बिकॉज ऑफ दिस ही लॉस्ट हिज पोजीशन एट द कोर्ट, इसी कारण से वो कोर्ट में अपना सारा अपॉइंटमेंट लूज कर गए, मतलब हार गए। ही डिवोटेड द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ टू राइटिंग, और उन्होंने बाकी की ज़िंदगी लिखने में बिता दी। एंड प्रोड्यूस सम ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने लिखा, सच एज द हिस्ट्री ऑफ रेन ऑफ किंग हेनरी VII, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ किंग हेनरी VII, 6 essays on natural history called the history of winds and de augmentum sanitarum। फ्रांसिस बेकन जो है वो मर गए हाईगेट में इन द अर्ल ऑफ एरेंडल्स हाउस के घर पे 9 अप्रैल 1626 में, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। उनको ब्रोंकाइटिस हो गया और वो मर गए। मेजर वर्क ये सारा है, याद कर लीजिएगा, जैसे एसेज, रिलीजियस मेडिटेशन, द एलिमेंट ऑफ द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड, ऐसे ही सारा है इनका वर्क। हिस्ट्री ऑफ वेन्स, हिस्ट्री ऑफ रेन ऑफ किंग हेनरी VI, द न्यू अटलांटिस, एफरेंथम्स न्यू एंड ओल्ड, डी सेपेंसिया वेटेरम लाइबर, सारा याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।